हाय दोस्तों, लोधा जी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रांसीसियों का भारत में आगमन। दोस्तों इससे पहले हम 4 क्लास ले चुके हैं जिसमें क्रमानुसार अध्ययन किया गया है, डिस्कस किया गया है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज़ों के बारे में। दोस्तों उससे पहले भी यूरोपीय कंपनियों का एक समग्र वीडियो आया था। अगर आपने ये वो पहले वाले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो दोस्तों इसको देखने से पहले एक बार वो सीरीज़ ज़रूर देख लें ताकि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। और साथ ही दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि इस यूट्यूब चैनल पर सभी विषयों को इसी प्रकार से क्लास नोट्स के माध्यम से पढ़ाया गया है दोस्तों, जिसमें आपको पढ़ने के साथ ही साथ में आपको ये भी समझ बनाने में एक पकड़ मजबूत होगी कि आपको अपने सेल्फ नोट किस प्रकार से क्रिएट करने चाहिए, किस प्रकार से ज़रूरी है। और ये जो नोट्स है यानी कि हम कह सकते हैं कि जो क्लासेस है ये सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मैनेज किया गया है। और विशेषकर ये जो डाटा है दोस्तों यूपीएससी से लेकर के सभी ऑल जितने भी स्टेट एग्ज़ाम होती है गवर्नमेंट के उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तो इसको एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हम आज बात करने वाले थे फ्रांसीसियों के आगमन की। दोस्तों फ्रांसीसियों का आगमन जिस प्रकार से हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले भारत में इन यूरोपीय कंपनियों के क्रम में पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद में डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं और फिर डेनिश और लास्ट में आते हैं दोस्तों फ्रांसीसी। तो इसी क्रम में हम कह सकते हैं कि यूरोपीय कंपनियों में फ्रांसीसियों ने सबसे अंत में भारत में प्रवेश किया। जी दोस्तों 1664 में दोस्तों होता क्या है कि फ्रांस के सम्राट थे जिनका नाम था लुई 14वें और उनका एक मंत्री थे कोलबर्ट। इन दोनों के प्रयासों से एक फ्रांसीसी कंपनी का गठन होता है दोस्तों। इसकी कंपनी की स्थापना होती है। उस कंपनी का नाम होता है कंपनी द इंड ओरिएंटल या फिर कंपनी द इंडस ओरिएंटल। दोस्तों ये कंपनी यानी कि फ्रांसीसी कंपनी जो थी ये भी अन्य पुर्तगाली, डच या डेनिश कंपनियों की तरह है, ये भी एक सरकारी कंपनी थी। इस पे भी पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण था। दोस्तों इन यूरोपीय कंपनियों के क्रम में सिर्फ एक ईस्ट इंडिया कंपनी ही एकमात्र ऐसी कंपनी थी जो कि प्राइवेट स्तर पर थी यानी कि निजी कंपनी थी। बाकी सभी कंपनियां जितनी भी भारत में आई हैं सभी यूरोपीय कंपनियां सरकारी कंपनियां हुआ करती थी। दोस्तों फ्रांसीसी कंपनियों में जो कंपनी आती है तो ये सबसे पहले अपनी जो कोठी की स्थापना करती है, अपने किले की स्थापना करती है। वो 1668 में सूरत में एक कंपनी अपने एक कोठी प्रथम कोठी की स्थापना करती है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फ्रांसीसी कंपनी ने अपनी प्रथम कोठी की स्थापना कब और कहाँ की थी या फिर किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों फ्रैंक केरो के माध्यम से या फ्रैंक केरो के द्वारा इस कोठी की स्थापना सूरत में की गई थी और दूसरी कोठी की स्थापना 1669 में मसूलीपट्टनम में हुई थी। इसी प्रकार से 1663 में 1673 में पौंडीचेरी की स्थापना एक मार्टिन के द्वारा की जाती है। इस पौंडीचेरी की दोस्तों कहानी ये है कि इसको 1693 में डचों ने इन फ्रांसीसियों से छीन लेते हैं और 1693 में डचों के द्वारा छीन ली जाती है ये पौंडीचेरी। उसके बाद में 4 साल बाद ही 1697 में रिजविक समझौता होता है। फ्रांसीसी और डचों के बीच में एक रिजविक समझौता होता है और इस समझौते के तहत ये इनको पुनः वापस कर दी जाती है यानी कि पौंडीचेरी फ्रांसीसियों को वापस मिल जाती है। लेकिन आगे चल कर के 1761 में दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा इसे पुनः छीन लिया जाता है। और कब छीना जाता है? जब कर्नाटक युद्ध चलता रहता है और कर्नाटक युद्ध जब तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है तो उस तीसरे कर्नाटक युद्ध के तहत ही अंग्रेजों द्वारा पौंडीचेरी फ्रांसीसियों से वापस से छीन ली जाती है। इसके बाद दोस्तों एक क्रम आपको याद रखना है 1721, 1725 और 1739। दोस्तों 1721 में मॉरिशस, 1725 में माहे जो कि मालाबार तट पर है, 1739 में कराईकल। इन तीनों क्षेत्रों पर फ्रांसीसियों का अधिकार हो जाता है। अब दोस्तों आपने एक कहानी तो सुनी ही होगी कि जब व्यक्ति के पास पावर आती है तो वो अपना आपा खो देता है।
ऐसा ही कुछ इन फ्रांसीसियों के साथ में होता है। और जब जैसे ही इन तीनों क्षेत्रों पर, जो कि आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र ये थे, इनके आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट क्षेत्र थे दोस्तों, तो उस क्रम में ही इनके पास जो इनकी राजनीतिक शक्ति थी वो काफ़ी बढ़ जाती है, अपने चरम पर पहुंच जाती है। और इसी को लेकर के फिर ये व्यापार करते 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 फिर ये राजनीति में हस्तक्षेप करने की इनकी जो लालसा थी, या फिर कह सकते हैं कि इनका जो हिडन ऑब्जेक्ट था, वो उभर कर बाहर आने लगता, सामने आने लगता है। और इसी क्रम में फिर फ्रांस की देखिए राजनीतिक लालसा बढ़ने लगती है। और 1742 के बाद फ्रांसीसियों की व्यापारिक स्थिति अत्यधिक सुदृढ़ हो चुकी थी और अब वे राजनीतिक हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अंग्रेजों से टक्कर लेना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। और इसी के चलते कर्नाटक युद्ध का स्वरूप सामने आया, यानी कि कर्नाटक युद्ध हुआ। ये तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी की अगर शक्ति बढ़ती है तो वो तो और अपनी शक्ति का विस्तार करना चाहेगा। उसी प्रकार से फ्रांसीसियों की जब शक्ति में वृद्धि होने लगी, शक्ति बढ़ने लगी, तो उनकी भी लालसा बढ़ने लगी कि क्यों ना अब व्यापार करते करते अब थोड़ा सा राजनीतिक हस्तक्षेप किया जाए। अगर राजनीतिक हस्तक्षेप करेंगे तो हो सकता है कि जो ये हमारे ये क्षेत्र है, इस पर अगर हमारा राजनीतिक अधिकार हो जाए, तो इस पर जो हमें टैक्स पे करना होता है या गवर्नमेंट के रूल फॉलो करने होते हैं, राजा देसी राजाओं के या फिर अंग्रेजों के जो रूल फॉलो करने होते हैं, वो हमें रूल फॉलो नहीं करने होंगे और काफ़ी इससे हमारे व्यापार को बढ़ोतरी होगी। तो इसी के चलते इन्होंने राजनीति में हस्तक्षेप करने की कोशिश की। अब चूंकि उस समय जब ये फ्रांसीसी अपना व्यापार लेकर के भारत में आते हैं और अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं, उसी क्रम में उन्हीं के समानांतर अंग्रेज भी अपनी शक्ति का विस्तार कंटिन्यू कर रहे थे। तो इस बीच अगर मान लीजिए फ्रांसीसी कोई राजनीतिक हस्तक्षेप करेंगे, तो इससे तो अंग्रेज सरकार को भी नुकसान होगा। तो इसीलिए इनका फ्रांसीसियों का जो संघर्ष होता है, फिर ये अंग्रेजों से होना स्वाभाविक सा हो जाता है और इनका संघर्ष अंग्रेजों से होता है। और अंग्रेज और पुर्तगालियों के फ्रांसीसियों के बीच में जो युद्ध होते हैं, इसी को कर्नाटक युद्ध का नाम दिया गया था। जी दोस्तों, थोड़ा सा हम कर्नाटक युद्ध के बारे में देख लेते हैं कि कर्नाटक युद्ध एक्चुअली क्या था और ये क्यों हुआ था। कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये जो युद्ध था ये 20 वर्षों तक चला और इसमें निम्नलिखित 3 युद्ध हुए हैं। 3 युद्ध हुए हैं 20 वर्षों तक। इस चलने वाले कर्नाटक युद्ध में 3 प्रमुख युद्ध होते हैं, जिस इन तीनों युद्धों को हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जरा समझिए, पहला युद्ध जो होता है 1746 से 1748 के मध्य होता है, यानी कि 2 साल कंटिन्यू युद्ध चलता है। इसमें 1746 के समय यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में भी एक ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष चल रहा था। 1746 में ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार को लेकर के इन दोनों कंपनियों के बीच में पहले से ही वहां पर संघर्ष चल रहा था और उसी का इफेक्ट या भारत में भी देखने को मिला। एक तो तत्कालिक कारण ये हो सकता है। इसके बाद में अगर हम फ्रांस की बात करें, फ्रांस की, तो फ्रांस की तरफ से जो ये युद्ध किया गया था, प्रथम युद्ध, ये फ्रांस के गवर्नर डुप्ले के द्वारा किया गया था। मतलब कि फ्रांस का जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो थे मुख्य व्यक्ति, वो डुप्ले थे और इधर ब्रिटेन की ओर से कैप्टन बर्नेट थे। दोनों के बीच में दोस्तों युद्ध होता है और इस युद्ध में फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया जाता है कैप्टन बर्नेट के द्वारा। ये भी एक प्रमुख कारण था और इसका परिणाम होता है कि डुप्ले ने ला बुर्दने की सहायता से मद्रास पर अधिकार कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो इस युद्ध के परिणाम स्वरूप डुप्ले ने क्या किया, ला बुर्दने की सहायता से मद्रास पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अब 1748 में होता क्या है कि एक संधि होती है जिसे ऑक्सला शेपेल की संधि कहा जाता है और इस संधि के माध्यम से ही जो मद्रास डुप्ले ने अपने अधिकार में किया था, ये अंग्रेजों को वापस दे दिया जाता है। इस समय यूरोप में उत्तराधिकारी संघर्ष की समाप्ति के पश्चात भारत में भी दोनों कंपनियों में युद्ध ऑक्सलो शेपेल संधि के द्वारा समाप्त हो जाता है। दोस्तों, इसको अगर हम शॉर्ट में समझें तो देखिए क्या होता है कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है ये 1746 से 48 के मध्य में होता है और इस युद्ध का तात्कालिक कारण हम एक ही मान सकते हैं कि 1746 में जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर जो संघर्ष चल रहा था अंग्रेज और फ्रांस के बीच में या ब्रिटेन फ्रांस के बीच में, वही एक तात्कालिक कारण
कारण उभर कर सामने आया और इसका इफेक्ट जो है भारत में भी देखने को मिला। इस युद्ध में फ्रांस की ओर से डुप्ले ने युद्ध किया और ब्रिटेन की ओर से कैप्टन बर्नेट ने युद्ध किया। इसके माध्यम से होता क्या है कि इस युद्ध में फ्रांसीसी कैप्टन बर्नेट फ्रांसीसी जहाज़ों पर अपना अधिकार कर लेते हैं, तो उधर डुप्ले ने मद्रास पर अधिकार कर लिया। फिर अंत में क्या होता है कि ऑस्ट्रिया के जो उत्तराधिकार का जो संघर्ष दोनों के बीच मध्य चल रहा था, वो संघर्ष थमने लगता है, उनमें बीच में कोई संधि हो जाती है और वो संघर्ष रुक जाता है। तो उसी के तहत भारत में भी फिर 1746 में युद्ध स्टार्ट होता है। 2 साल बाद ही यहाँ पर भी भारत में भी एक संधि होती है दोनों के मध्य में, जिसे नाम दिया गया ओक्सला शेपेल की संधि। इसको नाम दिया गया दोस्तों ओक्सला शेपेल की संधि, इसको नाम दिया गया। और इस संधि के तहत ही मद्रास को जो है वापस दे दिया जाता है अंग्रेजों को। तो ये दोस्तों हो गया आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध। अब हम बात करेंगे, देखिए क्या हो रहा है कि इसमें द्वितीय कर्नाटक युद्ध की अगर बात करें तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के मध्य ये युद्ध शुरू हुआ। ये युद्ध हैदराबाद और कर्नाटक के संघर्ष के कारण हुआ था। इसका जो तात्कालिक कारण था वो हैदराबाद और कर्नाटक के संघर्ष इसका एक कारण था, जिसमें डुप्ले और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध हुआ था, इसमें चांदा शाह अनवरुद्दीन, यानी कि कह सकते हैं कि डुप्ले का जो साथ दिया वो चांदा साहब ने दिया और अंग्रेजों का साथ अनवरुद्दीन ने इनका साथ दिया। और इस युद्ध में लॉर्ड क्लाइव की कूटनीति के कारण अंग्रेजों की विजय हो जाती है। फिर आगे चलकर इसी क्रम में 1754 में फ्रांस के एक नया गवर्नर आते हैं जिसका नाम है गोहेडू, और इन्हीं के प्रयासों से एक संधि होती है जिसका नाम था पौंडीचेरी की संधि। इस पौंडीचेरी की संधि के माध्यम से दोस्तों युद्ध समाप्त हो जाता है। फिर इसी क्रम में तीसरा युद्ध होता है कर्नाटक युद्ध, जो कि 1758 से 1763 के मध्य होता है। और इसका जो विशेष कारण होता है वो यूरोप के ऑस्ट्रिया के, वापस से यूरोप और ऑस्ट्रिया वही चल रहा है ना। तो यूरोप के 1756 में, दोस्तों 1756 में, उस पेन काम नहीं कर रहा, हाँ 1756 में क्या होता है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर जो चल रहा था, वह जो संघर्ष चल रहा था, वो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में जो संघर्ष चल रहा था, उसी के समर्थन में जो है ये वापस से ये युद्ध छिड़ जाता है। और फ्रांस द्वारा काउंट डी लाली को संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्रों की सैनिक व असैनिक शक्ति प्रदान करना, और इस समय अंग्रेजों का बंगाल पर अधिकार हो जाने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति का मजबूत हो जाना, ये भी इनका एक प्रमुख इस युद्ध का कारण था। और 1758 में फोर्ट सेंट डेविस पर अधिकार कर लिया जाना फ्रांस के द्वारा, और तंजौर पर ना, परंतु तंजौर पर क्या होता है कि इस हार से फ्रांस और लाली की छवि में बहुत ज़्यादा गिरावट आती है। और युद्ध में स्थिति मजबूत करने के लिए लाली क्या करता है कि हैदराबाद से बुस्सी को बुला लेता है, जो कि उसकी बहुत बड़ी एक राजनीतिक भूल कही जा सकती है। 1760 में बोंडीबास युद्ध होता है लाली और आयरकोट के बीच में, जिसमें लाली हार जाता है और आयरकोट की इसमें विजय हो जाती है। तो दोस्तों लाली की ओर से जो युद्ध कर रहे थे वो बुस्सी थे, जिन्हें हैदराबाद से बुलाया था। तो बुस्सी आयरकोट से संघर्ष में जो है ये पराजित हो जाते हैं और बुस्सी को कैद कर लिया जाता है और इसमें अंग्रेजों की जो जीत होती है। तो 1761 में दोस्तों पौंडीचेरी, माही और जिंजो, इन तीनों क्षेत्रों पर अंग्रेजों का पूर्णतः अधिकार हो जाता है। और 2 साल बाद यानी कि 1763 में एक संधि होती जिसे नाम दिया गया था पेरिस की संधि, और इसी संधि के द्वारा युद्ध का विराम होता है। इस संधि के तहत चंद्रनगर के अतिरिक्त सभी फ्रांसीसी क्षेत्र फ्रांस को वापस दे दिए जाते हैं, यानी कि सिर्फ चंद्रनगर को ही फ्रांस के कवर में रख लिया जाता है, बाकी सभी को फ्रांस को वापस कर दिए जाते हैं।